तकनीक उनकी बहुत गजब की थी। मुझे इसी संदर्भ में याद है कि टॉमसन ने मुझे एक बार खुद कहा था 1977-78 में जब यात्रा की थी, तब खुद कह रहे थे कि देखिए लोग मुझे दुनिया का सबसे तेज़ गेंदबाज कहते हैं, ऑलमोस्ट 100 माइल्स पर आवर, लेकिन जब सुनील के सामने मैं बॉलिंग करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं स्लो बॉलर तो नहीं हूं, उसके पास इतना वक्त रहता था। तो ये सुनील गावस्कर की शख्सियत पर और उसकी तकनीकी कार्यकुशलता पर एक तरह से बहुत बड़ा एक मोहर थी। विश्व कप 2007 में आप भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे थे और चयनकर्ता भी थे तब, और तब बड़ी आशाएं थी कि भारतीय टीम वो मैच जीतेगी। तो लेकिन क्रिकेट में हमेशा वैसा कहाँ होता है जैसा आप चाहते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि आप अकेले खेल रहे हैं, दूसरी टीमें भी प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो हार जीत तो खेल का हिस्सा है। तो वो टूर्नामेंट में भारत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, तो उससे आपको क्या लगा कि भारतीय टीम इतनी सफल रही थी उसके पहले बाद में, ऐसा क्या हो गया कि अचानक हमारी टीम बिल्कुल ढह गई एकदम 3-4 मैचों में? मैं सोचता हूँ एक तो जो उस समय की टीम, देखिए बहुत अच्छी टीम बनी थी और यूनानिमस टीम थी, यानी पूरे भारत में लग रहा था सबको जैसा कि अभी था कि वर्ल्ड कप जीतेंगे, उस समय भी लगा कि वर्ल्ड कप जीतेगी। बल्कि आप अगर बल्लेबाजी देखें तो 7 नंबर वर्ल्ड कप में 7 नंबर पे धोनी बैटिंग कर रहे थे। आज धोनी 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर आ जाते हैं खेल रहे हैं। उस समय उस विश्व कप टीम में 7 नंबर पे धोनी ने बैटिंग की। उसके बावजूद भी हम हारे मैच, और 2 श्रीलंका से हार गए और बांग्लादेश से हार गए और क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैं सोचता हूँ थोड़ा एक्सपेक्टेशन का दबाव हैंडल नहीं कर पाई टीम बहुत ज़्यादा, जैसा अभी भी हुआ था वैसा उस समय भी हुआ। और आज के जैसा आज सब बोलते हैं कि ये जो आज की टीम है ये दबाव, हर तरह का दबाव हैंडल करने के लिए बहुत सक्षम है, बहुत मानसिक रूप से बहुत मजबूत टीम है ये वाली, जो क्योंकि बड़े आत्मविश्वासी टीम है। वो भी थी आत्मविश्वासी और महान खिलाड़ी उसमें भी थे, सभी थे, बट समहाउ। और अगर आप देखें जैसा आपने क्वेश्चन में बोला कि उसके पहले भी वो टीम जीत रही थी और वो 3 मैच छोड़ दें उसके बाद भी जीतती गई, क्योंकि उसके बाद हम इमीडिएटली बांग्लादेश से खेले, बांग्लादेश जीते, फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के आ गए वनडे की पूरी, और फिर इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत ली, और वहां से फिर कभी पीछे नहीं, वहां से ये अभी प्रोसेस चालू हो गया ये वर्ल्ड नंबर 1 बनने का। वहां से अगर आप देखेंगे तो वहां से शुरू हो गया है। उसके बाद लगातार भारत अच्छा करते गया वो विश्व कप के बाद, और धीरे धीरे पॉइंट गेन करके अब ये पोजीशन पे आ गया। और आप देखेंगे वही खिलाड़ी जो चयन हुए थे उस समय वो अभी भी खेल रहे हैं सभी, और वो धुरी बने सेम खिलाड़ी बिल्कुल। तो बट ये टीम में मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गई मैं समझता हूँ। और बड़े विषम, इस टीम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विषम परिस्थितियों में से निकल के आने की जो क्षमता है, आप देखेंगे हर मैच में कि टाइट, जो कहते हैं हम टाइट सिचुएशन से निकलना, ये इस टीम का सबसे बड़ा प्लॉट। और कई बार ये देखा कि जो करो या मरो वाली स्थिति में मरने के बजाय कर देती है ये टीम को। कभी ऐसा लगता नहीं देखे कि इनके दिमाग में कभी हार आती भी होगी, ऐसा लगता ही नहीं कहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के जो इंप्रेशन देते हैं, जो आज से 10 साल पहले की ऑस्ट्रेलियन टीम 2000 की देती थी, वो इंप्रेशन आज ये भारतीय टीम दे रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस लगातार सुधार और लगातार नई पौध जो आ रही है क्रिकेट की उभर कर छोटे छोटे शहरों से, तो ये क्रिकेट की खिलाड़ियों की एक बाढ़ से आ रही है। तो बहुत सारे टैलेंटेड प्रतिभाशाली खिलाड़ी आ रहे हैं, उनको प्रशिक्षण अच्छा मिल रहा है, उनको सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, उनको पैसा अच्छा मिल रहा है, और उनके शरीर की परवाह की जा रही है, उनको पैसा अच्छा मिल रहा है, करियर की तरह ले रहे हैं। ये कारण हो सकता है इसका? बहुत, देखिए बीसीसीआई का जो बहुत अच्छा स्कीम जो है, वो जो पॉलिसीज जो हैं बहुत इतनी अच्छी हैं कि दूसरे स्पोर्ट्स बॉडी को भी वो करनी चाहिए। जैसा आपने बोला कि फिजियो, आप देखेंगे हर स्टेट में आज बीसीसीआई एनकरेज कर रहा है कि आप खुद की एकेडमी खोलो, जिससे आज एमपीसीए की खुद की एकेडमी, वैसे ज़्यादातर स्टेट सब खोल चुके हैं या खोल रहे हैं, और स्पेशलाइज्ड एकेडमीज बीसीसीआई की स्पिनर्स की, फास्ट बॉलर्स की और बैट्समैन की हैं, एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, और खुद के वीडियो एनालिसिस हैं या ट्रेनर्स हैं, फिजियोज हैं, सर हर स्टेट के पास हैं, और उनको भी वो प्रशिक्षित किया जाता है। तो एक सिस्टम बन गया है। और जो टूर्नामेंट्स हैं आप देखेंगे अंडर 14 का टूर्नामेंट भी होते हैं मतलब, तो बीसीसीआई का एक ऐसा सिस्टम हो गया कि अगर कोई बच्चा कहीं भी देश में खेल रहा है अच्छा टैलेंटेड, तो वो एक सिस्टम में आ जाता है क्रिकेट, वो बचता नहीं है, उसकी प्रतिभा छुपेगी नहीं, उसको कोई ना कोई कोच उसको अपने सिस्टम में ले आएगा कहीं से। ये दूसरे खेलों में नहीं होता। ये चीज जो है दूसरे खेलों को अडॉप्ट करनी चाहिए, जो सोचना है कि कैसे ये सिस्टम क्रिएट किया जाए कि कोई बच्चा अवसर से वंचित नहीं रहे, फिर वो खेले नहीं खेले आगे वो अलग बात है, पर उसको गाइड करने के लिए, उसको अवसर देने के लिए आज क्रिकेट में कहीं बचता नहीं है कोई बच्चा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और इसके लिए बीसीसीआई ने जो सिस्टम बनाया, मैं समझता हूँ कई लोगों को मालूम नहीं है। लोगों को खिलाड़ी जब बन जाता है, जब राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं, तब लोगों को लगता है, पर वो बनने में कैसे बीसीसीआई का सिस्टम ने मदद की है वो चीज लोगों को पता नहीं चलती। आप
इसी से मुझे ध्यान आ रहा है कि 87 में सचिन सबसे पहले सौरव गांगुली और सचिन इंदौर में आए थे, महीने भर नेहरू स्टेडियम में रहे थे, मुझे ध्यान है। ये 85-86 की बात है। 12-13 साल के थे वो लोग, और बीसीसीआई का यहाँ 1 महीने का प्रशिक्षण लगा था शिविर। तो देखिए 12-13 साल की उम्र में उनको स्पॉट कर लिया गया था। ये दूसरे खेलों में नहीं हो रहा है, और वो स्पॉट करके उनको बाकायदा ट्रेनिंग करना, अवसर देना, सब देना। तो आज पैसा तो तब नहीं था क्रिकेट में, लोग कहते हैं क्रिकेट में पैसा है, पर तब नहीं था, पर सिस्टम तब भी था। मेरा कहना है कि आप पैसा तो अब आया क्रिकेट में, और वो अच्छा ही बुराई दोनों लाया है, पर जो सिस्टम था वो सिस्टम जो पहले आने के पहले से मौजूद था, उसका फल जो मिला। या जैसे आप सनी गावस्कर भी, तब पैसा नहीं था। 83 में वर्ल्ड कप जीते तो कोई पैसा नहीं था, पर कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी एक सिस्टम से निकल गया है, जैसे कि टैलेंट स्पॉट से, तो वो सिस्टम तो था। तो आज दूसरे लोग संगठन कहते हैं या क्रिकेट के विरोध में जब बात करते हैं कि क्रिकेट में पैसा है, उसके कारण दूसरे खेल दब गए। क्रिकेट में पैसा है वो ठीक है, बट क्रिकेट में सिस्टम है, पहले वो सिस्टम बनाइए। लोग ये नहीं सीखते, सिर्फ ये कह देना कि पैसा है, ठीक है पैसा है, वो अब आया है। सच बात, बिल्कुल ठीक है कि किसी खेल की आलोचना करने के बजाय देखिए अपने खेल को ज़्यादा ग्लैमरस बनाइए, उसमें सुविधाओं का अंबार लगाइए, खिलाड़ियों को सही सुविधाएं दी जाइए, और सबसे बड़ी बात कि सुविधाओं से वंचित नहीं रह जाए, तो प्रतिभा छुप कर नहीं रहे। इसकी कोशिश करेंगे तो वो जल्दी आगे बढ़ेंगे, बजाय क्रिकेट की आलोचना करने की। ये बिल्कुल सही बात है। अब आप क्रिकेट के इतने नज़दीक से जुड़े रहे हैं, कितने सारे क्रिकेटर्स से मिलते रहते हैं, और कितनी ही ऐसी चुटीली घटनाएं आपकी ज़िंदगी में आती है जो आप कभी भूल नहीं सकते। तो ऐसी कुछ घटनाएं हमारे श्रोताओं को बताएं, दर्शकों को बताएं, तो हमें बड़ी खुशी होगी। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो मुझे एकदम ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, पर खेलने मिलने के टाइम पे कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी, कुछ जो मुझे एक बहुत अच्छी याद आती है, सो है मंजूर हसन साहब, जैसे मैंने बताया हमारे स्वर्गीय मंजूर हसन साहब का एक हम शीशमहल ट्रॉफी होती है, जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता है लखनऊ में, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, उसमें हम स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की टीम खेल रही थी और मैं कप्तान था, और उसमें मेरे से सीनियर खिलाड़ी भी खेल रहे थे, सुबोध सक्सेना, मंजूर हसन, मेरे बड़े ब्रदर अशोक जगदाले, और सब बहुत काफ़ी सी, रमेश भाटिया, और हम खेल रहे थे जेके स्पोर्ट्स से, और चेतन चौहान और करसन घावरी ये लोग उसमें खेल रहे थे। तो 90 ओवर का मैच था, आखिरी के कुछ 15 ओवर बचे थे, और करसन घावरी बैटिंग करना है, उस समय पीक पे थे करसन घावरी, और मंजूर हसन साहब बॉलिंग कर रहे थे, और मैंने उनसे पूछा कि हम एक दूसरे को पार्टनर कहते थे, हालांकि मेरे से काफ़ी सीनियर थे। मैंने उनसे पूछा पार्टनर क्या फील्ड चाहिए, तो बोले 2 शॉर्ट लेग रख दो, सिली पॉइंट और 1 स्लिप गली। तो मैंने कहा है मंजूर साहब पार्टनर, मैंने कहा 10-12-13 ओवर बचे हैं, मैंने कहा रन जाएंगे यार, तो बोले कि नहीं निपटा दूंगा इसको। तो जैसा मैंने अभी कहा कि कैप्टन को खुद एग्जाम्पल देना चाहिए, जो तो मैंने सोचा कि अब फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे मेरे को ही खड़ा होना पड़ेगा, तो मैं खुद जाके फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे खड़ा हुआ, और गुलरेज अली बैकवर्ड शॉर्ट लेग पे, ऐसे 4 क्लोजिंग फील्डर रख के मंजूर हसन साहब बॉलिंग करने आए, और उन्होंने पहला बॉल फेंका घावरी को, तो घावरी को उन्होंने फेंका, और घावरी ने पहला बॉल मिड विकेट पे 6 मेरे कान के पास से निकल के गया, और एकदम तो मैंने ऐसा पलट के पीछे उनको देखा, पलट के देखा तो मंजूर साहब ने मुझे हाथ से इशारा यूं करा कि ठीक है यार रेंदो कर। नेक्स्ट बॉल फेंका, नेक्स्ट बॉल दूसरी साइड से कान के पास से 6। मैंने कहा उस समय हेलमेट तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि तो मार ही रहे हैं वो, तो मैं उनके पास चल के गया, मैंने कहा पार्टनर यार पीछे कर लेते हैं हम, हटे। तो बोले एक बैकवर्ड शॉट लेग हटा दो, ये ना बैकवर्ड शॉट लेग जो गुलरेज खड़े थे पीछे उनको हटा दो, पर मैं तो वही हूँ अभी। तो उसके बाद उनने बचे 2-4 बॉल में 2 छक्के और मारे, 4 छक्के उनने मारे करसन घावरी ने। तो उस समय ये 78 की बात है, और ये भारत में टीवी नहीं आया था, 81 में आया एशियन गेम्स में, पर लखनऊ में टीवी आ गया था, लखनऊ टीवी था उस समय, और रात को वो हाईलाइट दिखाते थे 1 घंटे की, 3 दिन का फाइनल था ये। तो उसमें कमेंट्री उस समय राज भार्गव, बाद में भारत के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी बन के, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, जैसे आप अपन बात कर रहे हैं वैसे, और वो हाईलाइट दिखा रहे थे, और वो उन्होंने मेरे से रात को क्वेश्चन कर लिया टीवी पे कि करसन घावरी इतना अटैकिंग मूड में थे, आपने तो मैंने उनको बताया, बड़ा मैं पिट भी रहते और हंस भी रहते हैं। मैंने उस समय मैच में वहाँ फील्डिंग करने में डर इसलिए लग रहा था कि हेलमेट का जमाना नहीं था, बिना हेलमेट के खड़े रहना इतने पास, तो डर भी था और हंसी भी, कान के पास से गेंदें निकल जा रही थी। आजकल अब कोचिंग के बारे में एक अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं कि जो मशहूर कोचेज हैं, मशहूर प्रशिक्षक जो हैं, जिनका काफ़ी नाम है,
वो बड़े बड़े खिलाड़ियों की तरफ तो ध्यान देते हैं, सुपर सितारों को कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जूनियर लेवल के खिलाड़ियों को कोचिंग करने का सवाल आता है तब वो थोड़ी जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं, उसे टालना चाहते हैं। तो ये जो परंपरा, आप चूँकि कोच रहे हैं स्वयं, तो आपके लिए क्या प्रमुख बात रहती? टैलेंट को निकालना प्रमुख बात रहती थी या बड़े बड़े नामों को कोचिंग करना, ये आपका ज़्यादा लोभ? बड़े नामों के लिए तो कोचिंग करना, मैं नहीं सोचता कि आज सचिन तेंदुलकर को या राहुल द्रविड़ को कोई बहुत ज़्यादा सिखा सकता है। हाँ, वो ज़रूर किसी को सिखा सकता है, वो ज़रूर सिखाने की पोजीशन में। किंतु जब जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, मैंने ऑलवेज बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं 14-15 साल की, जो बिगिनर, जब कोचिंग की शुरुआत होनी चाहिए, वो हमेशा एक टफ चैलेंज है कोचिंग का, क्योंकि उनको आपको सही दिशा उस समय देनी है कि इस दिशा पे 3 रास्ते अगर, तो किस रास्ते पे जाना है, वो दिशा आपको वो 14 साल के बच्चे को देनी है। जब उसके पहले तो कोचिंग का इतना, छोटे बच्चों को तो आप ज़्यादा कोच नहीं करते हैं, बट 14-1 साल के आसपास बच्चे को आपको फिर थोड़ा थोड़ा बिना वो रियलाइज़ करे कि मेरे को कोच किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। कोचिंग एक ये आर्ट भी है कि खिलाड़ी को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया, आप कंफ्यूज मत कर दो उसको। तो छोटे बच्चों को, जो बिगिनर होते हैं, उनको सिखाने में सबसे टफ जॉब ये रहती है कि आपको वही बच्चा बनना पड़ता है एज ए कोच, कि आप उनमें इस तरह से ढल जाओ कि बच्चे को आपसे लगाव भी हो जाए, रिस्पेक्ट भी हो जाए और डर भी हो जाए, तीनों चीज़ें, और उसको आप विश्वास भी जग जाए कि आप नहीं, ये सर जो है मेरे को अच्छा, मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो एक बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है आपको सब चीज़ों का। इट बिकम्स क्वाइट टफ। तो कई कोच मैंने देखा इसलिए अवॉइड करते हैं ज़्यादा छोटे बच्चों में कि इतना आसान नहीं है। एक बार खिलाड़ी बन गए, जब बन गए उसके बाद तो फिर कोचिंग तो आपको बात करके ही करना है, थोड़ा बहुत जो भी है, इतना टफ नहीं है। टीम बने बनाए खिलाड़ी को तो आप इतना ज्यादा कुछ करने, कभी कोई विशिष्ट दिक्कत आ जाए तब आप छोटा मोटा माइनर किसी को आ जाता है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी तो आप एक बार खिलाड़ी डल गया, आज अगर वीरेंद्र सहवाग को जैसे बल्लेबाज को या सचिन जैसे प्लेयर को आपको चेंज, कोई कोच क्या सिखाएगा या क्या आप चेंज करने जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है। तो ये बहुआयामी व्यक्तित्व संजय जगदार है, जिनके बारे में सब जानते हैं कि क्रिकेट के बहुत ही दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति, जो खाते पीते उठते बैठते सोते केवल क्रिकेट का ही मंथन करते रहते हैं, और यहाँ तक कि इस बारे में मशहूर भी हैं और बदनाम भी, लेकिन ये बदनामी इन्हें मंजूर है। तो ऐसे एक व्यक्ति जो कि क्रिकेटर भी रहे हैं, जो प्रशिक्षक भी रहे हैं, जो चयनकर्ता भी रहे हैं और कोच भी रहे हैं, और जो हमेशा मध्य प्रदेश और इंदौर शहर और देश के क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने में हमेशा यत्नशील रहे हैं, ऐसे क्रिकेटर से बातचीत करके हमें बहुत ही गौरव अनुभव हो रहा है। थैंक्स अ लॉट सर।